औपचारिक संगठन की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। औपचारिक संगठन की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। औपचारिक संगठन की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। इसकी पहली विशेषता है, जैसा कि एक बच्ची ने कल बहुत परफेक्ट उत्तर दिया था, औपचारिक संगठन पूर्व निर्धारित होता है। साधारण शब्दों में औपचारिक संगठन जानबूझकर किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। औपचारिक संगठन की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, जिसमें पहला आपने लिखा कि औपचारिक संगठन पूर्व निर्धारित होता है। साधारण शब्दों में औपचारिक संगठन जानबूझकर किसी पूर्ति के लिए बनाया जाता है, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। किसी उद्देश्य की, आप हिंदी वाले लिख लें, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। The formal organization has the following feature of the formal organization. First, formal organization predetermined in the formal formation of the formal organization is it deliberately made for the fulfillment of a purpose. तो पहला संगठन हो गया कि यह किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। इसका उद्देश्य ही होता है किसी भी समस्या का समाधान करना, किसी समस्या की पूर्ति करना। औपचारिक संगठन
प्रत्यायोजन विधायन के आधार पर कार्य करता है। औपचारिक संगठन प्रत्यायोजन विधायन, औपचारिक संगठन प्रत्यायोजन विधायन के आधार पर कार्य करता है। औपचारिक संगठन प्रत्यायोजन विधायन के आधार पर कार्य करता है। लिख लीजिए, मैं समझाता हूं। औपचारिक संगठन प्रत्यायोजन विधायन के आधार पर कार्य करता है। Formal organization work on the basis of delegation legislation. Formal organization works on the basis of delegation legislation or delegation of power. अब पहली चीज को मैं समझा देता हूं, जिसमें आप सबने लिखा कि औपचारिक संगठन, औपचारिक संगठन आपने पहले में लिखा कि औपचारिक संगठन का निर्माण किसी, औपचारिक संगठन क्या होता है, पूर्व निर्धारित होता है। ये आपने पहला देखा कि औपचारिक संगठन पूर्व निर्धारित होता है। पूर्व निर्धारित का मतलब, जैसे शिक्षा मंत्रालय का गठन किया गया है तो इसका पहले से ही इसका लक्ष्य है कि इस मंत्रालय का उद्देश्य राज्य के नागरिकों के लिए शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, अर्थात राज्य के नागरिक शिक्षा को अवश्यमेव प्रदान करेंगे, राज्य के नागरिकों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा क्षेत्र है, तो ये पूर्व निर्धारित होता है। और कल एक बच्ची ने बड़ा सटीक उत्तर दिया था कि यह पूर्व निर्धारित इसलिए होता है, पहले से निश्चित इसलिए होता है कि हम पहले से ही निर्धारित कर लेते हैं, हम पहले से ही यह निर्धारित कर लेते हैं, पहले से ही यह निश्चित कर लेते हैं, पहले से यह निर्धारित कर लेते हैं, पर्याप्त मात्रा में निर्धारित कर लेते हैं कि इस संगठन का उद्देश्य क्या होगा। जैसे भारत के संविधान में हम लोगों ने पहले से ही निर्धारित कर रखा है कि हमारी व्यवस्था लोक कल्याणकारी राज्य की होगी, नागरिकों के हितों की संरक्षा करना, नागरिकों का अधिकतम कल्याण करना लोक प्रशासन का उद्देश्य होगा। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसकी विशद व्याख्या की जाती है। इसकी विस्तृत विवेचना राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में की हुई होती है। तो ये पूर्व निर्धारित होता है, भारत के संविधान में अंतः स्थापित होता है, भारत के संविधान में इसका उल्लेख होता है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन का निर्माण होता है, तो ये पहले प्री प्लान होता है। तो ये उस संगठन की, औपचारिक संगठन की विशेषता होती है। और इस संगठन का निर्माण जानबूझ के किया जाता है, पूर्ण संज्ञान में जानबूझकर। जैसे सेना का, रक्षा मंत्रालय का गठन देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए किया जाता है, तो ये जानबूझ के पहले से ही है कि भारतीय गणराज्य की, भारत राज्य की सुरक्षा किस प्रकार प्रतिस्थापित होगी, इसके लिए पहले से ही व्यवस्था की जाती है कि भारतीय गणराज्य की सुरक्षा के लिए हमारी 3 सेनाएं कार्य करेंगी। तो ये जानबूझ के बनाया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण समझना है आपको, पहला तो भली भांति समझ में आ गया है, दूसरा समझना है कि औपचारिक संगठन प्रत्यायोजन विधायन के माध्यम से कार्य करता है। प्रत्यायोजन विधायन कहते हैं एक अधिकारी अपने पावर को दूसरे अधिकारी में नष्ट कर देता है, न्यस्त कर देता है, अपने पावर को दूसरे अधिकारी में स्थापित कर देता है, जिससे अधिकारी पर ज्यादा लोड न बढ़े और वह अधिकारी, नीचे का कनिष्ठ अधिकारी, कार्यों को सफलतापूर्वक सुचारू रूप से संचालित कर सके। इसीलिए यह निर्धारित किया गया है, इसीलिए यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रत्यायोजन विधायन औपचारिक संगठन की एक महत्वपूर्ण
उपलब्धि भी है और विशेषता भी है। जैसे अब इसको उदाहरण से समझिए, जिलाधिकारी अपने अधिकतम पावर उप जिलाधिकारी में डेलीगेट कर देता है, बांट देता है, नियोजित कर देता है। इसको हम कहते हैं, जब शक्तियों का आवंटन एक अधिकारी, बड़ा अधिकारी अपने छोटे अधिकारी में कर देता है, तो इसे हम कहते हैं डेलीगेशन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, डेलीगेटेड पावर। एक अधिकारी अपने अधिकार को दूसरे में न्यस्त कर देता है, विस्थापित कर देता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कहीं पर रास्ता है, कहीं पर सड़क किसी ने इंक्रोच कर ली है, गांव की गलियों को ज्यादा कब्जा गांव के नागरिक कर लेते हैं तो ये सारा अधिकार जिलाधिकारी का होता है। और इसमें एक सेक्शन है सीआरपीसी का, दंड प्रक्रिया संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसका एक सेक्शन है 133 उसमें प्राविधान किया गया है कि जो रास्ता है, अगर कोई व्यक्ति इंक्रोच करता है तो तत्काल प्रभाव से जिलाधिकारी या जिलाधिकारी के डेलीगेटेड पावर का प्रयोग करने वाला, जिलाधिकारी के डेलीगेशन लेजिस्लेशन का प्रयोग करने वाला अधिकारी उस मार्ग की बाधा को हटा देगा। अथवा मान लीजिए किसी की निजी जमीन है और हजारों लोगों के आने जाने का रास्ता उसी के जमीन से होके जाता है, भले उसका व्यक्तिगत जमीन हो, लेकिन हजारों लोगों की उसी रास्ते से यात्रा करनी है, तो उस व्यक्तिगत संपत्ति को भी सार्वजनिक संपत्ति या सार्वजनिक मार्ग बना देने का अधिकार जिलाधिकारी को होता है और उसकी शक्तियों का प्रयोग उप जिलाधिकारी करता है। ठीक इसी को कहते हैं डेलीगेशन लेजिस्लेशन, डेलीगेटेड पावर। और औपचारिक संगठन में प्रायः यह पाया जाता है क्योंकि जिलाधिकारी लगभग अपने विभाग के, अपने जिले में 45 से ऊपर विभागों का सुपरविजन करता है, लगभग 100 से अधिक विषयों का संपादन करता है। तो जिलाधिकारी के लिए एक ही पद होता है एक जिले में, उसके लिए संभव नहीं है, इसलिए अपनी शक्तियों को वो डेलीगेट कर देता है, दूसरे में विस्थापित कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट, आपको पॉइंट याद होगा कि कौन सा पॉइंट आपको लिखना है। औपचारिक संगठन व्यक्तिगत संगठन नहीं होता है, बल्कि यह सामूहिक संगठन होता है। क्लियर? बहुत आसान भाषा में मैंने बता दिया। औपचारिक संगठन व्यक्तिगत संगठन नहीं होता है, बल्कि यह सामूहिक संगठन होता है, बल्कि यह सामूहिक संगठन होता है। यह व्यष्टिवादी होता है, सामूहिक होता है, इंडिविजुअल नहीं होता है। क्लियर? हिंदी वाले लिख लें इसे। औपचारिक संगठन व्यक्तिगत संगठन नहीं होता है, बल्कि यह सामूहिक संगठन होता है, बल्कि यह सामूहिक संगठन होता है, बल्कि यह सामूहिक संगठन होता है। सामूहिक या समूह में काम करता है। अकेले एक व्यक्ति केवल न संगठन होता है, न अकेले कोई व्यक्ति संगठन हो सकता है, और इसका संचालन भी अनेक व्यक्तियों द्वारा होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, बट इट इज ए कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। इट इज ए कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। ये तो आसान है, आप लिख सकते हो अंग्रेजी वाले। औपचारिक संगठन की प्रकृति व्यष्टिवादी होती है।
औपचारिक संगठन की प्रकृति वयष्टि वयष्टि माने सबकी, इंडिविजुअल नहीं, सामूहिक, वयष्टिवादी होती है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन औपचारिक संगठन की प्रकृति समष्टिवादी होती है। वयष्टि गलती बोल दिए हैं, समष्टिवादी माने सामूहिक, सबके लिए होती है। इसका स्वभाव सबके कल्याण के लिए होता है। वयष्टिवादी होती है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज कलेक्टिविस्ट इन नेचर। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज कलेक्टिविस्ट इन नेचर। समष्टिवादी होती है, यह एक व्यक्ति का नहीं बल्कि राज्य में निवास करने वाले समस्त नागरिकों के लिए कार्य करती है। इसीलिए इसकी प्रकृति, इसका स्वभाव कैसा होता है? कलेक्टिविस्ट स्वभाव का होता है। औपचारिक संगठन की प्रकृति समष्टिवादी होती है। औपचारिक संगठन की प्रकृति समष्टिवादी होती है। यह एक व्यक्ति को नहीं, सभी व्यक्तियों को लेकर चलती है। इसका स्वभाव क्या होता है? समस्त जनता के कल्याण के लिए होता है, एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है। अब इसको कैसे कहोगे कि एक व्यक्ति के लिए नहीं होगा? इसका स्वभाव सबके लिए होता है। कोई व्यक्ति, कोई अपना छात्र, कोई छात्र छात्रा, यह एक व्यक्ति है। जैसे कि सर जैसे विद्यालय संगठन हो गया, उसका सिर्फ एक बच्चों को पढ़ाना कार्य नहीं है बल्कि समस्त बच्चों को पढ़ाना उसका कार्य है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ उदाहरण? जैसे रेलवे हॉस्पिटल हो है, गया, एक व्यक्ति के लिए नहीं। हॉस्पिटल हो गया, रेलवे हो गया, सड़क हो गया, सुरक्षा हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया, एक व्यक्ति के लिए नहीं है। अब समझ में आ गया? क्लियर? एक व्यक्ति के लिए नहीं है, राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए है। बिल्कुल, इसीलिए उदाहरण से इसको समझते चलना उपयुक्त होगा। औपचारिक संगठन में उत्तरदायित्व का निर्धारण होता है। औपचारिक संगठन में उत्तरदायित्व का निर्धारण होता है। अब यहां मैं एक प्रश्न पूछूंगा, आप सबको ये सारी चीजें ज्ञात है, आती भी है। औपचारिक संगठन में उत्तरदायित्व का निर्धारण होता है। औपचारिक संगठन में उत्तरदायित्व का निर्धारण होता है। और यह उत्तरदायित्व सामूहिक होता है। प्रायः सामूहिक होता है। यह उत्तरदायित्व प्रायः सामूहिक होता है। परंतु उत्तरदायित्व का निर्वहन
विशेष परिस्थिति में शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी द्वारा किया जाता है, परंतु उत्तरदायित्व का निर्वहन विशेष परिस्थिति में शीर्ष माने जो सबसे ऊंचे पद पर है, टॉप हायरार्की पर है, शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा किया जाता है। आप लिखिए, ये सब आप जानते हैं और मैं समझाता हूं। औपचारिक संगठन में उत्तरदायित्व का निर्धारण होता है, आपने निश्चित रूप से लिख लिया होगा, और यह उत्तरदायित्व प्रायः सामूहिक होता है, और यह उत्तरदायित्व प्रायः सामूहिक होता है, परंतु दायित्व का निर्वहन विशेष परिस्थिति में शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी द्वारा किया जाता है। औपचारिक संगठन में उत्तरदायित्व का निर्धारण होता है और यह उत्तरदायित्व प्रायः सामूहिक होता है, परंतु उत्तरदायित्व का निर्वहन विशेष परिस्थितियों में शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा होता है, अधिकारी द्वारा किया जाता है या होता है। हिंदी वाले लिख लिए? हिंदी वाले लिख लिए? ओके, यस सर। ओके ओके ओके, थैंक यू। अब आप लिखिए, इंग्लिश वाले लिखिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फिक्स्ड इन ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फिक्स्ड इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन and this responsibility is often collective, and this responsibility is often collective, but this answer responsibility is discharged by the top administrative officer in special circumstances। एक बार पुनः सुन लीजिए। Responsibility is fixed in formal organization and this responsibility is often collective, but the answer responsibility is discharged by the top administrative officer in special circumstances। विशेष परिस्थितियों में यह शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा ही इसका निर्वहन किया जाता है या इसको ढोया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हम औपचारिक संगठन। अब इसमें दो बातें हैं, आप आसानी से समझ जाएंगे। औपचारिक संगठन में उत्तरदायित्व का निर्धारण होता है और उत्तरदायित्व प्रायः सामूहिक होता है। भारत में कौन सी गवर्नमेंट होती है? किस प्रकार की रिफॉर्म गवर्नमेंट होती है? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का टाइप क्या है इंडिया में? भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था? भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था है? पार्लियामेंट्री। गुड, पार्लियामेंट्री गवर्नेंस है भारत में। बेटा आप ऑफ कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। पार्लियामेंट्री गवर्नेंस है, वेरी गुड। पार्लियामेंट्री गवर्नेंस है इंडिया में, और पार्लियामेंट्री गवर्नेंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कलेक्टिव होती है, आपने पढ़ा। और इसीलिए मैंने लिखाया कि प्रायः औपचारिक संगठन में उत्तरदायित्व का निर्धारण होता है। उत्तरदायित्व, कौन उत्तरदायी होगा यह निर्धारित कर दिया जाता है। एक छोटी सी घटना, कल हम लोग प्रयागराज में हैं, आप तो प्रयागराज के बाहर होंगे, मैं तो प्रयागराज कॉलेज, मुझे प्रत्येक दिवस जाना होता है, मैं प्रयागराज में हूँ। और प्रयागराज से एक सटा हुआ जनपद है प्रतापगढ़।
प्रतापगढ़ के सांसद की कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की आपसी झड़प में भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रतापगढ़ चोटिल हो गए, घायल हो गए। अब चोटिल हुए, घायल हुए, सुरक्षा कर्मियों की उपलब्धता थी अथवा नहीं, सारी पुलिस रही होगी, लेकिन उस पुलिस बल का नेतृत्व कौन कर रहा था? सर्किल अफसर, सीओ, क्षेत्राधिकारी। अगर यह अप्रिय घटना हुई है तो जिलाधिकारी ने या उत्तर प्रदेश सरकार ने अगर निलंबन की कार्रवाई की है तो उस क्षेत्र के बड़े पुलिस अधिकारी की है जहां पर यह घटना हुई। और क्षेत्र का तहसील में जो सबसे बड़ा पुलिस का अफसर होता है वो क्षेत्राधिकारी होता है, जिसे हम लोग बोलचाल में सीओ, सर्किल अफसर कहते हैं। उनको निलंबित कर दिया। कोई सिंह है, पीपीएस है, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज के, पुलिस सर्विसेज के, तो उनको निलंबित किया गया। इसी तरह मेरे कहने का अर्थ है कि यहाँ उत्तरदायित्व का निर्धारण कर दिया जाता है। अगर जिले में कोई घटना होती है, जिले में कोई भी विकास जिले में कोई भी घटना होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे होती है? जिला अधिकारी पर होती है। उसका उत्तर तो लोक औपचारिक संगठन में रिस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारित कर दी जाती है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको थर्ड पेपर, सेकंड पेपर पढ़ाने की है, तो मैं सेकंड पेपर पढ़ा रहा हूँ। जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पेपर पढ़ाता है। अगर मैं नहीं पढ़ाता हूँ तो उस पर जो ये माना किसके जाए, इसकी शिकायत कौन किस पर जाएगी? और इसका उत्तरदायित्व तो कन्वीनर और प्रिंसिपल का होता है कि क्यों आपने एडमिनिस्ट्रेटिव अपने शक्तियों का प्रयोग नहीं किया और कक्षाएं किस प्रकार बंद हो गई, कक्षाएं क्यों नहीं संचालित हुई। तो शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी पर अगर कुलपति को एक्शन लेना होगा तो मेरे ऊपर एक्शन नहीं लेगा, वो पहले एक्शन होगा प्रिंसिपल पर। तो जो बड़ा प्रशासनिक अधिकारी जिसको पूरे विद्यालय का दायित्व है, अगर ये शिकायत होती है कि कोई प्रोफेसर नहीं पढ़ा रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीधे इंस्टीट्यूशन के हेड को होती है। थाने में अगर कोई सिपाहियों ने या किसी प्रकार ने अनियमितता बरती तो उसका पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थाने के बड़े अधिकारी, यदि वह एसओ है तो वहां का स्टेशन अफसर पर होगा, वहां पर अगर कोतवाली है तो वहां पर एसएचओ पर होगा, हाउस स्टेशन अफसर पर होगा, जिसे बोलचाल में हम कोतवाल कहते हैं। तो जो बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होगा उसी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारित होती है और उसी पर उसको आरोपित किया जाता है प्रशासन में। तो इस औपचारिक संगठन में उत्तरदायित्व का निर्धारण कर दिया जाता है और उत्तरदायित्व प्रायः सामूहिक होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसलिए कलेक्टिव होती है कि भारत में संसदीय लोकतंत्र है और संगठन स्वयं एक व्यक्ति का नहीं है, संगठन तो अनेक व्यक्तियों से मिलकर ही बनता है, तभी तो हम उसे संगठन कहते हैं। तो जब अनेक व्यक्तियों से मिलकर के यह संगठन बनता है तो उस संगठन की संरचना स्वयं सामूहिक होती है, इसलिए उत्तरदायित्व तो सामूहिक होता है। उदाहरण के रूप में समझे कि अगर हमारे कॉलेज के कई कक्षाएं नहीं चल पा रही हैं तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अध्यापक लोगों की है, प्रोफेसर्स की है। क्यों नहीं कक्षाएं उन लोगों ने ली हैं, पाठ्यक्रम क्यों नहीं संपन्न हो पाया है? तो ये सामूहिक हर अध्यापक की जिम्मेदारी है। तो प्रायः जिम्मेदारी तो, उत्तरदायित्व तो सामूहिक होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में जो बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है, शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी द्वारा ही उसका निर्वहन किया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में कोई घटना हो गई, बड़ी घटना अनहोनी हो गई, या कोविड की ही समस्या है, तो किसको आदमी कंडेम करता है? चीफ मिनिस्टर को, क्योंकि वही सरकार का नेतृत्व कर रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी। वह तो मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, सर्वे सर्वा है, लेकिन सारे मंत्री क्या कर रहे हैं? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है मंत्रिमंडल की, लेकिन चूंकि वो हेड है, सबसे बड़ा है, इसलिए नैतिक जिम्मेदारी उसी की हो जाती है। तो विशेष परिस्थितियों में कोई अनहोनी हो जाए तो त्यागपत्र मुख्यमंत्री को ही देना पड़ता है, और मुख्यमंत्री चूंकि सामूहिक शक्ति का नेतृत्व करता है, इसलिए मुख्यमंत्री का त्यागपत्र का अर्थ होता है सभी लोगों का त्यागपत्र।
मुख्यमंत्री के त्याग पत्र का अर्थ होता है प्रत्येक व्यक्ति का त्याग पत्र, प्रत्येक मंत्री का त्याग पत्र। यही सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ होता है। इसीलिए मैंने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पूछी कि यह सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करता है। और प्रायः जिले में कोई अधिकारी अगर करते हैं, घटना करते हैं, कुछ होता है, किसी सीओ ने गलती की तो सजा भुगतेगा जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक। कोई बड़ी अनहोनी हो जाती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े प्रशासनिक अधिकारी की होती है। तो विशेष परिस्थितियों में जो बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है उसी की का उत्तरदायित्व तो उसी पर गाज गिरती है, वही उसी पर अधिकारी द्वारा उसका निर्वहन किया जाता है। इस सामूहिक उत्तरदायित्व का निर्वहन एक व्यक्ति करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भले विधि द्वारा उसे सामूहिक की गई है, सामूहिक कहा गया है, लेकिन वह एक व्यक्ति ही क्या करता है, इस सामूहिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है। अब नेक्स्ट लिखिए। संगठन के कार्य पूर्व में निर्धारित होते हैं। संगठन के कार्य संगठन के कार्य संगठन के कार्य संगठन के कार्य संगठन जो भी कार्य करता है उसका पहले ही वह निर्धारण कर लेता है, अर्थात योजना बना लेता है, पूर्व में निर्धारित होते हैं। अर्थात संगठन योजना के आधार पर क्रियान्वयन करता है। अर्थात संगठन योजना के आधार पर क्रियान्वयन करता है। पहले योजना बना लेता है, फिर उसका क्रियान्वयन करता है। पहले योजना बनाता है, पुनः उसका क्रियान्वयन करता है। पहले योजना बनाएगा, पुनः उसका क्रियान्वयन करेगा। संगठन के कार्य पूर्व में ही निर्धारित होते हैं, अर्थात संगठन, उसी को दूसरे अर्थ में कहेंगे कि संगठन योजना के आधार पर क्रियान्वयन करता है, कंप्लायंस करता है। द टास्क्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर determined in advance, that is the organization executes on the basis of the plan. The tasks of the organization are determined in advance, that is the organization executes on the basis of the plan. तो संगठन में हर काम योजना बना के प्लानिंग तरीके से किया जाता है, क्योंकि व्यवस्थापन है, प्रबंधन है, तो योजना होगी ही होगी। आपको शुरू से बता रहा हूं। और संगठन योजना के आधार पर, बिना योजना के कोई भी प्रशासनिक संगठन काम, औपचारिक संगठन काम नहीं करता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, यह इसी योजना के आधार पर काम करता है।
औपचारिक संगठन में आदेश की एकता पाई जाती है। औपचारिक संगठन में 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 आदेश की एकता पाई जाती है। औपचारिक संगठन में आदेश की एकता पाई जाती है। औपचारिक संगठन में आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड। औपचारिक संगठन में औपचारिक संगठन में आदेश की एकता पाई जाती है। औपचारिक संगठन में आदेश की एकता पाई जाती है। अभी मैं इसको समझा देता हूँ। आदेश की एकता पाई जाती है। यूनिटी ऑफ ऑर्डर या यूनिटी ऑफ कमांड्स इज फाउंड इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। औपचारिक संगठन में आदेश की एकता पाई जाती है। औपचारिक संगठन में आदेश की एकता पाई जाती है। यूनिटी ऑफ ऑर्डर इज फाउंड इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब आदेश की एकता क्यों पाई जाती है? अगर केंद्र सरकार, चूंकि सबसे बड़ा एजुकेटिव, सबसे बड़ी शीर्ष प्रशासनिक अधिकार कहाँ निहित होता है? वास्तविक रूप से भारत के मंत्रिमंडल में निहित होता है। तो भारत के मंत्रिमंडल में यह जो प्रशासनिक अधिकार निहित होता है, यह जो प्रशासनिक अधिकार निहित होता है मंत्रिमंडल में, वह सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर होता है और वो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी है। अब उदाहरण से समझिए, अगर भारत की सरकार ने बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक परिवार को अगर गैस का चूल्हा कनेक्शन मुफ्त में उपलब्ध कराता है और यह निर्णय भारत की सरकार, भारत के मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, तो उस शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी के आदेश की एकता बनी रहेगी। अर्थात कोई भी भारत का राज्य, कोई भी मुख्यमंत्री यह नहीं कहेगा कि केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए इस निर्णय का हम विरोध करते हैं। तो केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि विरोध करने वाले मुख्यमंत्री को भी वो हटा सकता है। तो इसी को कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ ऑर्डर। आदेश में एकता बनी रहती है। वह उतना ही प्रभावी, युज्ज्वला जो गैस देने की योजना है, जितना प्रभावी और प्रभारी वह उत्तर प्रदेश में होगा, उतने बिहार में होगा और उसी मात्रा और अनुपात में वह जम्मू कश्मीर और भारत के अन्य राज्यों पर प्रभावी तरीके से लागू होगा। उसमें किसी प्रकार का डिवीजन, किसी प्रकार का बिखराव और किसी प्रकार की एक आदेश की एकता में कमी दिखाई देगा। वह भारत के संपूर्ण राज्य एवं केंद्र शासित राज्यों पर समान रूप से लागू होगा। किसी प्रकार का न तो विभेद होगा और न कोई राज्य सरकार उस आदेश की एकता में बाधा उत्पन्न करेगी। तो औपचारिक संगठन की एक विशेषता होती है कि उसमें आदेश की एकता पाई जाती है। नेक्स्ट, आप लोगों की संख्या भी लगातार घट रही है।
औपचारिक संगठन विधि एवं संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। औपचारिक संगठन संविधान एवं विधि द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। लिख लीजिए तो समझाते हैं। औपचारिक संगठन संविधान एवं विधि द्वारा औपचारिक संगठन संविधान एवं विधि द्वारा संविधान एवं विधि द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। औपचारिक संगठन संविधान और विधि द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। औपचारिक संगठन संविधान और विधि द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आर रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। औपचारिक संगठन संविधान एवं विधि द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। आपने लिख लिया। औपचारिक संगठन संविधान एवं विधि द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ क्या है, कोई बताएगा? जल्दी, अब 1-2 पॉइंट है, लिखा के आज ये खत्म करेंगे, तब कल निष्कर्ष लिखा देंगे। बोलो, कोई व्यक्ति, कोई छात्र, कोई छात्रा? औपचारिक संगठन संविधान एवं विधि द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। सर, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं किसी भी तरह का, जैसे एजुकेशन, हेल्थ या फिर होम अफेयर्स किसी भी तरह का हो, तो वो उसका जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ के द्वारा ये डिस्क्राइब होता है, किसी भी तरह की ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। दूसरा कोई? सर जैसे यूपीएससी थोड़ा सा और ठीक से डिफाइन करें। चलो, वो जो स्टूडेंट मेरी बोलती है वो तो बड़ा बहुत कठिन और गहरी बात को भी समझ के बोलती है। और कोई? सर क्योंकि जैसे कि संविधान और विधि द्वारा ये बनाए जाते हैं, ये सारे कानून और औपचारिक संगठन वगैरह, तो इनको ये मान्यता प्राप्त भी होती है, क्योंकि संविधान का भी उद्देश्य है ये जन कल्याण, और जो औपचारिक संगठन भी बनाए जाते हैं उसका भी मेन उद्देश्य यही जन कल्याण है। तो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त होती है इन्हें। और कोई बता सकता है? सर हेलो सर, कोई भी संगठन सर कोई भी संगठन और ऑर्गेनाइजेशन संविधान के द्वारा नहीं बनाया जाता सर। इन्हें संविधान केवल लीगल मान्यता प्रदान करता है। जैसे कि आरएसएस या कोई भी पार्टी मान लीजिए बनती है, अरे तो मान लीजिए बंद करो यार, ये सब फालतू बकवास तो बंद करो। हम क्या मान लें? क्या पूछा जा रहा है? क्या बेसिक पर की बातें बकते जा रहे हैं? इतना तो सेंस आप सबके पास होना चाहिए यार। बहुत साधारण सी बात मैंने पूछी है। अब ये हमको लगा समझाना। मान लीजिए पार्टी, मान लीजिए ये, मैं क्या मानूं? तुम बीए फर्स्ट ईयर से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो सर। अरे यार ये फॉर्मल बंद करो यार, बंद। अरे बंद करो यार, बंद करो, तुम एकदम बंद करो। पहले म्यूट करो अपने को। समझ नहीं प्रश्न पढ़ रहे हो, बार बार फिर लपर लपर कर जा रहे हो। सुनो ध्यान से, ये कोनो बहुत बड़ी कठिन चीज थोड़ी पूछती है। जितने संगठन हैं वो दो ही तरीके से निर्मित हैं। भारत का निर्वाचन आयोग चर्चा कहाँ की गई है? भारत के संविधान में की गई है। भारत की संसद
संगठन है उसकी चर्चा क्या की गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। जितने विभाग हैं उसका उसमें विभागों का विवरण कहाँ लिखा गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 73(1) में। भारतीय संविधान में कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की चर्चा की गई है, अटॉर्नी जनरल की चर्चा की गई है। ये सारे संगठन जिसकी चर्चा, जिन संगठनों की व्यवस्था उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है, जिसमें स्टेटमेंट दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट कहाँ लिखा गया है? भारत के संविधान में। तो ये सारे संगठन जो बने हैं उनका उल्लेख या तो भारत के संविधान में है या भारत की संसद ने विधि बनाकर, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत ने विधि बनाकर इसकी रचना की है। बहुत से संगठनों की रचना या तो संविधान में जिनका उल्लेख है अथवा जिन संगठनों का उदय या जिन संगठनों का गठन, जैसे परमाणु ऊर्जा आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये सारे या तो संविधान में है या विधियों में है या विधियों की शक्ति रखने वाली। अब विधि की परिभाषा भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 में की गई है, उसमें विधि बताई गई है कि क्या लाभ होता है। थोड़ा सा पढ़ा तो करो यार, थोड़ा सा आप प्रश्नों पर ध्यान दो। मैं बहुत आसान प्रश्न नहीं पूछता हूं, मैं ये प्रश्न तभी पूछता हूं जब मुझे मालूम होता है कि आपकी पहुंच नहीं है वहां तक। इसलिए भी प्रश्नों को मैं छेड़ता हूं कि कुछ तो बोलो, और जब प्रश्न नहीं समझ पाते हो तब मैं उत्तर प्रस्तुत करता हूं। आपको मालूम नहीं है, आपको सब मालूम है, केवल ध्यान नहीं है, ठीक से पढ़ा नहीं है, पढ़ा है तो भूल गया है और फिर बार बार दोहराने की आवश्यकता होती है। इसी तरह आईएएस थोड़े बन पाओगे, खूब पढ़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, बार बार कॉन्स्टिट्यूशन के तरफ ध्यान जाना पड़ेगा। हम रात को बेयर एक्ट खरीद के रखो, पुखराज जैन या जो भी आसान से आसान किताब है, कॉन्स्टिट्यूशन को उलाटो पलाटो तो उससे प्रेम करो, तब ना आएगा। तो संगठन, औपचारिक संगठन, जितने औपचारिक संगठन हैं उनकी चर्चा या तो भारत के संविधान में की गई है, किसी भी राज्य के या तो संविधान में चर्चा होती है अथवा विधि बना करके संसद करती है। बहुत संगठनों का निर्माण योजना आयोग, अब नीति आयोग, इसका गठन भारत के मंत्रिमंडल में किया है। तो ये इसकी चर्चा संविधान में नहीं है, इसकी चर्चा संसद में विधि बना के भी नहीं की है, लेकिन विधि का बल रखने वाला मंत्रिमंडल विनिश्चय कर देता है। आप पढ़िए, जब आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 12 में कि क्या क्या विधि रूढ़ी है, प्रथाएं हैं, कस्टम्स हैं, रेगुलेशन हैं, विनियम है, ये सारी विधियों का बल रखती हैं। और ये भारत के मंत्रिमंडल को अनन्य अधिकार, इनहेरेंट पावर होता है कि वह ऐसे संगठनों का निर्माण अपनी विधि, उपविधि, परिनियम, जिसे आप जनरल ऑर्डर कहते हैं, जीओ, इसके माध्यम से भी कर सकता है। तो उसको भारत के संविधान ने कहा है कि यह विधियों के ही बराबर है, तो विधियों के बराबर है, इसका अधिकार मंत्रिमंडल को दिया गया। तो कुल मिला के दो ही आधार पर औपचारिक संगठन बनते हैं, या तो उसका उल्लेख भारत के संविधान में है या किसी राज्य के संविधान में है, अथवा उस राज्य की विधायिका, उस राज्य की व्यवस्थापिका, उस भारत राज्य की गणराज्य की व्यवस्थापिका, भारत गणराज्य की लेजिस्लेशन के द्वारा यदि कोई संगठन तैयार होता है तो उसे हम इसीलिए कहते हैं कि या तो उनका उल्लेख, और आसान करके कहो तो या तो उनका उल्लेख भारत के संविधान में है अथवा उनका उल्लेख भारत की विधियों में है। भारत द्वारा, संसद द्वारा बनाई गई विधियों के द्वारा यदि किसी औपचारिक संगठन का गठन होता है तो हम उसे औपचारिक संगठन कहते हैं। और औपचारिक संगठन सदैव उसका उल्लेख या तो संविधान या विधि के माध्यम से ही होता है। क्लियर? तो ये भूलना नहीं चाहिए, ये भूलना नहीं चाहिए बेटा, एकदम किसी को नहीं भूलना चाहिए। और थोड़ा सा फोकस करिए, फीडबैक करिए, अपने फ्लैशबैक में जाइए और खूब अध्ययन करिए भारत के संविधान का, खूब अध्ययन करिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, खूब अध्ययन करिए वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम थॉट का, और आज भी सब लगातार पढ़ते रहो, तभी बनोगे। ये सारी बुद्धि तेजस्वी हो जाएगी, सब न पढ़ने के अभाव में है। इसलिए
आप सबको मालूम, ये मैं समझता हूं कि मेरे किसी विद्यार्थी को निश्चित रूप से, हर विद्यार्थी को ज्ञान है कि भारत की संसद, भारत का संविधान, भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का वित्त आयोग, भारत का चुनाव आयोग, भारत का संघ लोक सेवा आयोग, भारत के राज्य लोक सेवा आयोग, ये सारे संगठन हैं, इनकी चर्चा भारत के संविधान में नहीं है, की गई है। और जितने आयोग बने हुए, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, ये सारे विधि द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाए हैं, राष्ट्रीय गौ सेवा आयोग, ये सारे तो बने हुए हैं, मानवाधिकार आयोग, तो सब ये सब आपके जीएस का पार्ट भी होगा, जीएस में सब आपको पढ़ना भी होगा, पीसीएस और आईएएस के। तो इसलिए अब आप एकदम क्लियर हो जाइए, कंसेप्ट को स्पष्ट कर लीजिए कि ऐसे औपचारिक संगठनों का उदय भारत के संविधान, भारत की विधियों, किसी भी राज्य के, चूंकि हम स्पेशल रेफरेंस विथ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने बताया। आशा है आप सबको आज की कक्षा अत्यंत